चलो थोड़ा थ्योरेटिकल टू बिगिन विद। नया मॉड्यूल है, स्टैटिस्टिक्स है, डेटा साइंस में जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक पे चले जाएं। अगर डेफिनेशंस की अगर बात करेंगे, व्हाट डू वी मीन बाय स्टैटिस्टिक्स, व्हाई वी आर यूजिंग इट, राइट। तो ये वन लाइनर डेफिनेशन बड़ी काम की है इसकी। इट इज द वे ऑफ टर्निंग डेटा इन इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग, दैट्स इट। ठीक है, इसको दिमाग में बिठा लो कि आपके पास में अगर रॉ डेटा है, किसी भी प्रकार के सोर्स से वो आया हुआ है, उस डेटा को इफ यू वांट टू ट्रांसफॉर्म इट इनटू दैट शेप जिससे बिजनेस इंप्रूवमेंट के लिए डिसीजन मेकिंग हो सके, राइट। तो वो चीज अचीव करने के लिए, वो काम करने के लिए कहीं जो है एक ब्रांच हमें तो काफी हेल्प करती है। दैट ब्रांच इज व्हाट यू कॉल स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स बेसिकली अप्लाइड ओवर द रॉ डेटा इन ऑर्डर टू ब्रिंग दी डिसीजन मेकिंग इंफॉर्मेशन आउट ऑफ इट। उसमें से डिसीजन मेकिंग इंफॉर्मेशन जो है वो आप बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो it provides a scientific way to extract and retrieve the information hidden inside the data. डेटा के अंदर किसी भी तरह की अगर मान लो कि कोई इंफॉर्मेशन हिडन है तो यू कैन एक्सट्रैक्ट दैट इंफॉर्मेशन। बात करते हैं उसमें भी कि कैसी इंफॉर्मेशन डेटा से हमें मिल सकती है, उससे हम किस तरह की कंक्लूजन जो है वो ड्रॉ करते हैं। बट अल्टीमेटली if I'm having some kind of data available to me and if I'm going to apply some methods on it in order to bring some useful or fruitful information which improves decision making in business, that is what we call statistics. ठीक है, अब स्टैटिस्टिक्स जो है वो बेसिकली हम इस पूरे के पूरे सिलेबस को दो मोटे हिस्सों में अगर तोड़ दें तो वो ये दो ब्रांचेस हैं जो हमें पढ़नी है। एक को कहा जाता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और एक को कहा जाता है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। फाइन, डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फरेंशियल। अब डिस्क्रिप्टिव और इन्फरेंशियल में भी हम लोग अभी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स से शुरुआत करेंगे आज। अब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जो है वो क्या होता है, दैट इज यूज्ड फॉर प्रेजेंटिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड समराइजिंग डेटा। जितने तुमने शब्द वगैरह सुने हुए हैं, अगर तुमने ध्यान दिया हो, आज का जैसे बेसिक जो रहेगा वो सब ये रहेगा, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वगैरह, मीन कैसे निकालते हैं, मोड कैसे निकालते हैं, मीडियन कैसे निकालते हैं, वो होते क्या है, कैसे डेटा के ऊपर अप्लाई होते हैं, किस तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो हमें देते हैं, राइट। फॉलोड बाय मेजर ऑफ डिस्पर्शन। ठीक है, इन तरह की जितने कैलकुलेशंस आपने सुने हैं, मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी या मेजर ऑफ डिस्पर्शन, स्कैटरिंग, ये सारे के सारे कैलकुलेशंस जो हैं ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में जाते हैं। फाइन, वेयर यू आर हैविंग अ पीस ऑफ डेटा, यूजुअली अ स्मॉल डेटा सेट, और उसके ऊपर आप किसी प्रकार का कोई मैकेनिज्म लगा के उससे इंफॉर्मेशन अगर डिराइव कर रहे हैं तो वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। ठीक है, वही इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स जो है वो उसका विपरीत है। उसमें ये होता है कि आपके पास में लार्जर डेटा सेट्स होते हैं, उन लार्जर डेटा सेट्स में से यू फैच अ सैंपल आउट ऑफ इट। आप उसमें से एक सैंपल जो है वो एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकालते हो, उस सैंपल के ऊपर आप डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करते हो, और फिर जो भी कंक्लूजन आता है उस कंक्लूजन को फिर हम ये बोलते हैं कि दैट ऑल्सो बिलोंग्स टू दैट पॉपुलेशन। फाइन, इसका एक उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ। जैसे अगर मान लो कि हम यहाँ पे अगर 10 लोग बैठे हैं और 10 लोगों के अगर मान लीजिए कि मैं कुछ मार्क्स वगैरह जो है वो कहीं इकट्ठे कर दूं एक जगह पे किसी एक सब्जेक्ट, उन सभी मार्क्स के अगर मैं मान लो कि एवरेज निकालूं, सबके मार्क्स को ऐड करके डिवाइड बाय 10 कर दूं, तो वो जो नंबर आएगा दैट इज व्हाट यू कॉल एवरेज और मीन, राइट, मीन मार्क्स ऑफ दिस क्लास। तो ये जो नंबर हमने कैलकुलेट किया है मीन मार्क्स, दिस इज समथिंग दैट वी हैव डन अंडर दैट ब्रांच डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, राइट। यही इसको इन्फ्रेंशियल से अगर कंपेयर करने की कोशिश करें तो मैं कहूँ, अगर मान लीजिए कि पूरे इंदौर में अगर सपोज मान लो कि 2 लाख स्टूडेंट्स हैं, फाइन, और 2 लाख स्टूडेंट्स में सभी ने कोई एक एग्जाम दिया, उस एग्जाम में मान लो सभी के कोई मार्क्स आए, और अब अगर मान लीजिए मैं आपके सामने कहूँ कि भाई टेस्ट हाइपोथेसिस दैट, समझना मेरी लैंग्वेज को समझना, आगे चल के इसको डिस्कस भी करना है हमें। टेस्ट हाइपोथेसिस दैट द एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ इंदौर इज 65। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो गया, टेस्ट द हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि टेस्ट स्टेटमेंट दैट एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय अ स्टूडेंट ऑफ इंदौर इज 65। तो उसमें ये हो जाता है कि आपके पास में एक बहुत ही एक लार्ज पॉपुलेशन होती है, जो भी आपके इसमें इन्वॉल्व होती है सिचुएशन में, उस लार्ज पॉपुलेशन का आप एक छोटा सैंपल एक्सट्रैक्ट करते हो। तो मैं कहूंगा कि यार अब इंदौर के सारे बच्चों के मार्क्स तो मैं लेके मैं कहीं चलूंगा नहीं, ठीक है, तो हम क्या करें, वहां से एक सैंपल निकालते हैं। तो हमने 20 की साइज का, 30 की साइज का, 50 की साइज का सैंपल निकाला। सैंपल मतलब 20-30 स्टूडेंट्स हम बाहर निकालते हैं, उनकी एवरेजिंग करते हैं, और वो एवरेजिंग अगर मान लो कि अगर 65 प्लस या 65 के आसपास आ गई, तो उसके आधार पे पूरे के पूरे पॉपुलेशन का कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, कंक्लूजन पुट अप करते हैं। तो क्या हो गया इसका मतलब कि द डेटा सेट, द एक्चुअल डेटा सेट इज वेरी लार्ज, फाइन। उस डेटा सेट को लेकर मेरे पास न्यूमेरिक कैलकुलेशन करना इज वेरी एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ टाइम और इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन। तो एज कंपेयर टू दैट
मुझे लगता है कि ज्यादा कंपेरेटिवली स्टैटिस्टिकल तरीका ये है कि उस लार्ज पॉपुलेशन का मतलब होता है कि जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स इन्वॉल्व हो, राइट। उस लार्ज पॉपुलेशन का एक छोटा सैंपल निकाल के बाहर लाए। तो अगर 2 लाख स्टूडेंट्स में से मान लो कि मैंने 200 स्टूडेंट्स बाहर निकाल लिए, तो दैट इज व्हाट यू कॉलिंग उस पॉपुलेशन का सैंपल, राइट। उस सैंपल के ऊपर आई परफॉर्म सम सॉर्ट ऑफ कैलकुलेशन। उस कैलकुलेशन के आधार पे फिर मैंने कंक्लूजन दिया, किसके लिए? पॉपुलेशन के लिए, कि इस सैंपल पे मुझे ये कैलकुलेशन करने के बाद में ये डिसीजन मिल रहा है। और इसी वजह से मैं बोल पाऊंगा कि शायद पॉपुलेशन भी इसके आसपास में बिहेवियर रखती है। फाइन। तो ये जब काम हम करते हैं, एक पॉपुलेशन से सैंपल ड्रॉ करके सैंपल पे कैलकुलेशन करके पॉपुलेशन का कंक्लूजन देना, उसको कहा जाता है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। फाइन। ऑफ कोर्स जब आप इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में होते हो तो आपके कंक्लूजन्स में एरर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। फाइन। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में एरर के चांसेस बहुत बहुत कम होते हैं। तो अगर मान लो कि मेरे पास में अगर वैसे ही 50 लोग हैं, 50 लोगों को लेकर अगर मुझे कोई कैलकुलेशन करना है, तो देयर इज नो चांस ऑफ एरर एट ऑल। लेकिन जब मैं यहाँ हूँ और किसी पॉपुलेशन से सैंपल ड्रॉ करके अगर मैं वो सब कर रहा हूँ जो मैंने आपको भी कहा, तो उसमें इस बात की संभावना होती है कि वहां से कोई एरर भी जनरेट हो जाए। जैसे कि हमने 2 लाख स्टूडेंट्स में से 200 का सैंपल बाहर लिया। 200 के सैंपल में कॉन्स्टेंटली वो सारे के सारे स्टूडेंट्स ऐसे आ गए जो बहुत हाई स्कोरर थे उस सिटी के। और हमें पता चला कि एवरेज जो है वो आ गया 75-80 सपोज। लेकिन उस सिटी के सारे स्टूडेंट्स का एवरेज उतना नहीं। अब उस सैंपल के आधार पर मैंने कंक्लूड कर दिया कि उस सिटी के जो स्टूडेंट्स है उनका एवरेज 75 है, लेकिन वो था नहीं। फाइन। तो दैट वाज अ नेचुरल थिंग कि उसमें से इस तरह के स्टूडेंट्स बाहर निकल गए कि जिनको हायर हायर साइड पे ग्रेड्स मिले थे। तो इसको क्या कहेंगे कि आपने कंक्लूजन कुछ और दिया है लेकिन पॉपुलेशन ऐसी नहीं है। तो व्हाट इज दिस सिचुएशन? दिस सिचुएशन इज ऑफ एरर। The situation is what you call error in the population. Fine. So this may happen. इस तरह की सिचुएशन जो है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में आ सकती है, पर ये आगे चल के हमें पढ़ना है। इसमें थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन, टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस कुछ टॉपिक्स रहते हैं, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे डिटेल में। अभी हाल फिलहाल उसकी आवश्यकता नहीं है। अभी हाल फिलहाल हम लोग जिस ब्रांच के साथ में शुरुआत कर रहे हैं, दैट इज व्हाट यू आर कॉलिंग डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, जो इजी ब्रांच है, इसी से शुरुआत करनी चाहिए। अब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में भी 2 मेजर डायमेंशंस वी आर गोइंग टू कवर, जिसमें से पहला डायमेंशन है आपका मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और दूसरा है मेजर ऑफ डिस्पर्शन। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजर ऑफ डिस्पर्शन, राइट। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में भी अब कुछ टॉपिक्स आएंगे, आपने सुने भी हुए होंगे, पहले भी है ना। अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मोड, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, ये अलग अलग तरह के कैलकुलेशंस हैं जो इस कैटेगरी में हमें करने। इसके अलावा करने तो क्या है, समझने कुल मिला के। हमें बहुत ज्यादा गणित की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम जिस दिशा में जा रहे हैं वहां पे नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू और एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस दैट की मैथ आना चाहिए। फाइन। लेकिन हाँ, कैलकुलेशन पता होना चाहिए, कौन सा स्टैटिस्टिक कौन सी सिचुएशन में अप्लाई हो रहा है, राइट। वो दूसरे से कैसे डिफर करता है, और मैं पाइथन में अगर आगे चल के उसको यूज कर रहा हूँ तो मैं उसे कैसे इंप्लीमेंट करूंगा। फाइन। ये चीजें पता होनी चाहिए। और अगर मान लीजिए कि आप बहुत क्यूरियस हैं तो मेरे पास फॉर्मुलाज भी लिखे हुए हैं, इंप्लीमेंटेशन का तरीका भी हमारे पास है, वो भी हम कर सकते हैं। फाइन। एंड डिस्पर्शन की अगर बात करें तो डिस्पर्शन बेसिकली मेजर ऑफ स्कैटरिंग होती है। स्कैटरिंग के कुछ एग्जांपल्स, कुछ मेथड यहाँ लिखे हुए हैं, रेंज, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल एंड सो ऑन। एक में ऐसी शुरुआत में एक ऐसा एस्टिमेटेड एग्जांपल मैं हमेशा देता हूँ, जस्ट टू मेक यू गाइस अवेलेबल अंडरस्टैंड कि इन दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस होता है। उसके लिए अगर एक छोटा उदाहरण अगर यहाँ पे रख दें, सपोज जैसे कि सपोज मान लो कि देयर इज अ रिवर, है ना। उस रिवर के पास हम गए और हमें वो रिवर क्रॉस करनी है। मेरे पास कोई बोट नहीं है, कोई दूसरा जरिया नहीं है, ठीक है। मैं स्विमिंग जानता नहीं हूँ, मुझे चल के जाना, सपोज फॉर एग्जाम्पल। उस रिवर के बाहर जो है एक बोर्ड लगा हुआ है, साइन बोर्ड। उस साइन बोर्ड पे लिखा हुआ है एवरेज डेप्थ 3 फीट्स। फाइन। एवरेज डेप्थ 3 फीट्स। तो उस बोर्ड को पढ़ के मुझे अगर ऐसा लगता है कि यार एवरेज डेप्थ 3 फीट है, जो मेरी हाइट तो उससे पर्याप्त ज्यादा है, तो मैं आसानी से इसको चल के क्रॉस कर लूंगा, राइट। तो वहां पे थोड़ा संशय का विषय आता है कि वो जो एवरेज डेप्थ 3 फीट लिखा हुआ है वो कौन से मेजर के जरिए कैलकुलेट हुआ है इनमें से। फाइन। अब एक तरीका उसमें कैलकुलेशन का ये हो सकता है जिसने भी बोर्ड लगाया होगा। फाइन। एक तरीका उसमें ये हो सकता है कि उस नदी के मान लो कि 100 अलग अलग पॉइंट्स लेकर रैंडम उन 100 पॉइंट्स पे डेप्थ मेजर की गई। किसी पॉइंट पे डेप्थ जो है वो आई 4 फीट, किसी पे आई 2 फीट, किसी पे आई 1 फीट, किसी पे आई 5 फीट, किसी पे 6 फीट, किसी पे 10 फीट, किसी पे फिर 1 फीट, राइट। ऐसे 100 अलग अलग पॉइंट्स पे स्केलिंग करके मान लो कि डेप्थ मेजर किया गया।
तो आपके पास में एक डेटा सेट है, उस डेटा सेट में आपके पास में 100 नंबर्स हैं। वो 100 नंबर दरअसल नदी के 100 अलग अलग पॉइंट्स पे मेजर की गई डेप्थ। फाइन। अब क्या करना है उसका, उन सबको ऐड करके डिवाइड बाय 100। फाइन। उन सबको ऐड किया, डिवाइड बाय 100 किया, वी गॉट अ नंबर एंड लेट्स से दैट नंबर इज 3 फिट्स। और बस यही एक प्रक्रिया जो है फॉलो करके उस नदी के आगे बोर्ड लगा दिया गया जिसमें लिख दिया गया एवरेज फिट इज 3 फिट्स। तो क्या ये ट्रस्ट वर्दी नंबर है कि जिसको देखकर मैं नदी में उतर जाऊं और सीधे बोलूं मैं तो 6 फीट का हूं यार, चलो चले क्रॉस करने? कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ठीक है। तो कुल मिला के दिस थिंग दैट वी अप्लाइड इन ऑर्डर टू ड्रॉ दैट कंक्लूजन एंड देन वो बोर्ड प्लांट करना, वो दरअसल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से किया गया। ठीक है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में भी एक स्पेसिफिक चीज जो है वो अर्थमेटिक मीन, वो वहां पर निकाला गया। तो अर्थमेटिक मीन इज दैट थिंग जो हम कर रहे थे कि सारी यूनिट्स को ऐड कर दो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अलोन, ठीक है, वो कभी भी आपको किसी भी पॉपुलेशन के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं दे सकती। जैसे हम लोग यहाँ हैं अभी भी ट्रैप में, यार मीन तो चलो ठीक है 3 फीट है, लेकिन मीन का मतलब ये भी होता है कि नीचे की तरफ वो ऊपर की तरफ ये डेप्थ जो है वो कम ज्यादा हो सकती है। हो सकता है 8-10 फीट हुआ और मैंने वहां पैर रख दिया और खत्म, ऑब्सेशन नहीं लगेगा आज के बाद। तो ऐसी स्थिति बन जाएगी। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मस्ट हैव सपोर्ट ऑफ एडिशनल सपोर्ट ऑफ व्हाट, मेजर ऑफ डिस्पर्शन। अब मेजर ऑफ डिस्पर्शन क्या होता है? मेजर ऑफ डिस्पर्शन जो है वो दरअसल आपके पॉपुलेशन में जितनी भी यूनिट्स इन्वॉल्व हैं, जैसे यहाँ पर पॉपुलेशन मतलब 100 नंबर और यूनिट मतलब ये ऑल इंडिविजुअल काउंट्स, राइट? जितने भी यूनिट्स इन्वॉल्व हैं, जितने भी नंबर्स इन्वॉल्व हैं, उनके बीच में कितनी स्कैटरिंग, ठीक है, उनके बीच में कितनी स्कैटरिंग है। स्कैटरिंग का मतलब होता है कितना डिस्पर्शन, दूरी कितनी है सेंट्रल वैल्यू से, वो बताता है। ठीक है। तो 3 फीट तो ठीक है, एवरेज है, पर 3 फीट एवरेज के साथ साथ में मैं इस चीज को लेकर भी कंसर्न हूं, सोच रहा हूं कि नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ डेप्थ जो है वो कितना ज्यादा वेरिएशन कैरी कर रही है। ठीक है। तो अब मान लो कि मैंने उस केस में सपोज इनमें से कोई एक निकाल लिया, कैलकुलेशन किया, मान लो कि उसी बोर्ड में ये लिखा हुआ होता कि एवरेज डेप्थ इज व्हाट 3 फीट्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन और स्कैटरिंग से 1.5 फीट्स सपोज। उसका मतलब ये हो जाता है कि जो डेप्थ है एवरेज वो तो 3 फीट की है और 1.5 फीट की स्कैटरिंग। 1.5 फीट की स्कैटरिंग का मतलब ये हो जाता है कि नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ ये 1.5 फीट का वेरिएशन कैरी कर रही है। फाइन। तो ये हो सकता है कि आपको वहां पे उस पॉपुलेशन में जो वैल्यूज है वो 3 फीट से 1.5 फीट माइनस कर दो तो 1.5 फीट भी आपको डेप्थ मिल जाए। 3 फीट में 1.5 फीट प्लस कर दो तो 4.5 फीट भी मिल जाए। फाइन। तो ये हो गई रेंज, रेंज ऑफ वैल्यूज जो कि उस पॉपुलेशन में रिसाइड कर रही है विद अ सेंट्रल वैल्यू। तो सेंट्रल वैल्यू है 3 फीट और रेंज हो गई आपकी 1.5 फीट से 4.5 फीट। फिर मैंने सोचा कि अब तो लगता है कि मैं क्रॉस कर लूँ। फाइन। तो अगर मुझे लगता है कि ये सेफ है तो आई क्रॉस दैट रिवर इजी, आराम से चल के निकल जाऊंगा उन 2 यूनिट्स को ध्यान में रखते हुए। और वहीं उसके कंपैरिजन में अगर उस बोर्ड पे लिखा होता एवरेज डेप्थ इज 3 फीट्स एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन इज से 4 फीट्स या 3 फीट्स अगेन या समथिंग ऑफ दैट काइंड, द लार्जर स्टैंडर्ड डेविएशन। फाइन। तो उस सिचुएशन में दैट इज अ थ्रेट, वो डरने वाली बात है हमारे लिए अगर हम नदी क्रॉस करने का सोच रहे हैं। क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन अगर ज्यादा है का मतलब ये हो जाता है कि यहाँ पर आपके पास जो वेरिएशन है उसमें, वो वेरिएशन जो है वो काफी ज्यादा है और वो हो सकता है कि हम उसको सेफ किसी पॉइंट पे जो है मुझे सेफ डेप्थ ना मिले कदम रखने के लिए, राइट? तो 3 फीट का स्टैंडर्ड डिवीजन मान लो, 4 तो होगा नहीं क्योंकि -1 तो डेप्थ होगी, राइट? तो 3 फीट अगर डेप्थ है तो उस केस में स्टैंडर्ड डिवीजन मान लो 3 है, तो कहीं पे मान लो कि नदी बिल्कुल सतही है ऐसा 0 और कहीं पे 6 फीट तक भी गया होगा नीचे का। ठीक है। तो कुल मिला के अब हमें ये इस एग्जांपल के जरिए ये समझ पा रहा हूं कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर ऑफ डिस्पर्शन अगर दोनों एक साथ आ जाए पार्टनरशिप में, तो एक पॉपुलेशन के लिए हमारा जो विजन होता है वो थोड़ा और बेहतर हो जाता है। केवल एवरेज बोलने से हमारा काम नहीं होगा, एवरेज के साथ साथ में अगर एक मेजर ऑफ डिस्पर्शन अगर क्लब कर दिया जाए तो हमारा जो विजन है वो इम्प्रूव हो जाएगा, तो हमें डिसीजन लेने में काफी सहूलियत होगी, आसानी हो जाएगी। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2, किसी एक कॉलेज में 2 क्लासेस हैं, दोनों क्लासेस का डेटा एग्जामिनेशन का एक साथ रखा हुआ टेबल और कहा गया है कि इन दोनों में से बेटर परफॉर्मिंग क्लास कौन सी है वो बता दो। तो बेटर परफॉर्मिंग क्लास में हो सकता है कि दोनों क्लासेस के एवरेज जैसे हम निकालने गए तो एवरेज जो है वो 70 ही आया, 70। अब अगर एवरेज 70 आ गया दोनों का तो दोनों एक जैसे परफॉर्मर है ऐसा बोलना जरूरी नहीं है कि ये सही है, राइट?
उसके बाद में फिर निकाला जाएगा डिस्पर्शन। डिस्पर्शन ये बताएगा कि अब इसमें कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कंसिस्टेंट परफॉर्मर, राइट। ज्यादा स्कैटरिंग जिसमें नहीं होगी वो क्लास ज्यादा बेहतर परफॉर्म होगी। तो 70 के एवरेज के साथ में, और अगर मान लो डिस्पर्शन का अगर काउंट जो है वो छोटा रहे, तो इसका मतलब यह कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर अराउंड दिस परफॉर्मेंस 70 के आसपास में ही परफॉर्म कर रहे हैं। पर पता पड़ा कि वहां पे कुछ ऐसे हैं कि जो 90 95 100 तक स्कोर करके बैठे हैं, तो कुछ ऐसे हैं जो 0 10 20 वाले, राइट। So comparing two classes with each other in which one lot is of that kind, in which every student is having marks around 65 and 75, that will result in an average of 70, right? And another lot which is having an average of 70, but then some of them are above 90 and some of them are below 30, suppose. तो in that case दोनों का एवरेज तो आएगा 70, बट फिर बेटर परफॉर्मर कौन, जिसमें स्कैटरिंग कम। फाइन। So these are two examples which gives us a hint that कि measure of central tendency के साथ में measure of dispersion का रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फाइन। दिस ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि अगर मान लीजिए कि आप अगर डिस्क्रिप्टिव और इन्फरेंशियल को आपस में कंपेयर करते हैं, तो उस केस में इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स इज समथिंग जिसमें बहुत बड़ी पॉपुलेशन इन्वॉल्व होती है ना, ज्यादा डेटा सेट, बड़ा डेटा सेट इन्वॉल्व है। और उस डेटा सेट में से सपोज एक सैंपल बाहर निकाल के उस सैंपल के ऊपर किसी तरह के मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कर लिए जाएं, और उन कैलकुलेशंस के आधार पे कंक्लूजन जनरेट किया जाए, किसके लिए, पूरी की पूरी पॉपुलेशन के लिए। दिस इज व्हाट वी कॉल इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो जो मैं थोड़ी देर पहले आपसे बोल रहा था बस वही चीज यहाँ पे फिट कर लो। ये ठीक वैसा ही है जो मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको। मान लो 1000 स्टूडेंट्स हैं या 5000 स्टूडेंट्स हैं, तो 5000 स्टूडेंट्स का जो पूरा हमारे पास डेटा सेट है उसको पॉपुलेशन बोल दिया जाए, राइट। उसमें अगर मान लो मुझे किसी तरह का कोई कैलकुलेशन या कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करके देना है, और मैं अगर उस पूरे डेटा सेट के ऊपर वो बड़ा एक्सपेंसिव अफेयर में नहीं कर पा रहा हूँ कैलकुलेशन, लेट्स से फॉर एग्जांपल, तो मैंने उसमें से एक सैंपल फेच किया, a slice is fetched out of it, right, fetched out of it। उस सैंपल के ऊपर इंडिविजुअल कैलकुलेशंस परफॉर्म किए, और उन कैलकुलेशंस की बुनियाद पे फिर हम लोग पॉपुलेशन को लेके कोई स्टेटमेंट आखिरी में बोल, ठीक है। यही दरअसल रिलेशनशिप है बिटवीन व्हाट डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, राइट। Just try to compare this few points with each other as well. So in descriptive, it works with a smaller data set, as I've told you earlier as well, right? छोटे डेटा सेट्स हैं तो उसमें डिस्क्रिप्टिव भी आता है, क्योंकि छोटे डेटा सेट में से सैंपल क्या निकालना। फाइन, एक क्लास है, आप लोग बैठे हुए हैं, आपके लिए मान लीजिए कि मार्क्स का मुझे एवरेज निकालना है, तो आई विल नॉट कॉल दिस डेटा सेट अ पॉपुलेशन एंड फेच अ सैंपल ऑफ 2 आउट ऑफ इट, जरूरी नहीं, ठीक है। तो इसीलिए वो इट वर्क्स विद अ स्मॉलर डेटा सेट डिस्क्रिप्टिव, दैट वर्क्स विद द लार्ज डेटा सेट कंपैरेटिवली। उसके बाद इट इज दिस प्रोसेस इज सिंपलर टू डू। कुल मिला के दोनों को अगर कंपेयर करें तो वो आसान प्रोसीजर है टू इम्प्लीमेंट इन स्टैटिस्टिक्स, एंड दैट इज कंपैरेटिवली कॉम्प्लेक्स, क्योंकि जो मैंने नाम ही लिए थे थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन एंड टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस, कहीं अगर आप पीछे थोड़ा बहुत भी पढ़ के आए हैं किसी लेवल पे, तो टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस में बहुत सारे टेस्ट इन्वॉल्व हो जाते हैं, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, chi स्क्वायर टेस्ट, जेड टेस्ट। वो अपने आप में एक पूरी गाथा है, तो इसीलिए उसको एक ही शब्द में पिरो दिया गया, वो है कॉम्प्लेक्स। तो दैट इज बिट कॉम्प्लेक्स टू इम्प्लीमेंट। फाइन। जबकि यहाँ पर ये चीजें आसान होती हैं कि यार मीन निकाल लो, स्टैंडर्ड डिवीजन निकाल लो, रेंज निकाल लो कंपैरेटिवली। फाइन। देन द रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड रिप्रेजेंट द एंटायर डेटा। फाइन। इस केस में डिस्क्रिप्टिव में आप जो भी रिजल्ट्स निकालते हो, आप सभी के मार्क्स का एवरेज निकालना है, तो अगर वो रिजल्ट ने जनरेट किया तो वो पूरे के पूरे डेटा सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाँ इस पॉपुलेशन का जो एवरेज मार्क्स है वो इतना है, ठीक है। लेकिन वहां अगर बात कर लें तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले जो भी रिजल्ट निकलेंगे सबसे पहले वो किसके रिजल्ट होंगे, सैंपल पे, और उस सैंपल के आधार पे फिर आप किसकी बात करोगे, पॉपुलेशन। फाइन। तो वहां डायरेक्ट पॉपुलेशन के ऊपर काम नहीं होता, वाली बात है। Errors involved usually is less, right, and here errors involved is usually more, that I've told you कि किस तरह से एरर के चांसेस जो है वो क्रिएट हो सकते हैं। कई बार ये होता है कि नेचुरल फ्लक्चुएशन की वजह से या सैम्पलिंग टेक्निक का गलत चुनाव करने की वजह से हो सकता है कि आप जो पॉपुलेशन के लिए जो आखिरी में जो आप कंक्लूजन दे रहे हैं, एक्चुअली पॉपुलेशन उसको फॉल या उस कैटेगरी को फॉल नहीं कर रही, राइट। तो दैट इज व्हाट यू कॉल एरर्स। पढ़ेंगे आगे चल के टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस में टाइप 1 टाइप 2 एरर्स वगैरह होते हैं, वो बताऊंगा मैं आपको। ठीक है।